चलो वो देखो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आज एनर्जी के बारे में। दो टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, वर्क और पावर। आज से क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनर्जी। इसमें वर्क में एक टॉपिक थोड़ा सा छूटा हुआ था, जिसे हम लोग लिखते हैं ना कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। और ये बात पता है पहले से कि आपको इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, डिफिशन मतलब होता है स्लोप। थोड़ा सा है। उसके बाद हम लोग ऊर्जा स्टार्ट करेंगे, एनर्जी। तो इससे हम ये समझते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई भी ग्राफ खींचा हुआ हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई भी अगर ग्राफ खींचा हुआ हो, तो जो ग्राफ का एरिया है ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स वर्क डन। ये जो एरिया है क्या देगा हम लोग को? वर्क डन। ग्राफ वाला सवाल में हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ग्राफ खींचा हुआ है, उस ग्राफ का आप एरिया निकाल लो, वही हो जाएगा हमारा वर्क डन। जानकारी वाला बात थोड़ा सा ये है कि अगर मान लिया जाए कि फोर्स है इधर, इधर है डिस्प्लेसमेंट, और इसके बीच जो ग्राफ है इसका एरिया अगर ऊपर में ग्राफ है तो मान लिया जाएगा पॉजिटिव एरिया, मान लो या पॉजिटिव वर्क डन बोलो इसको। अगर कोई ग्राफ मान लिया नीचे खींचा हुआ है और ये वाला एरिया अगर आप निकालते हैं, तो ये जो एरिया देगा ये देगा हम लोग का निगेटिव वर्क डन। इस तरह से आप ग्राफ वाला सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच आपको ग्राफ खींचा हुआ मिले और उससे पूछा जाए कि आप वर्क डन बताइए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच खींचे हुए ग्राफ का क्या निकालना है? एरिया ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। एरिया ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ऊपर का एरिया देगा पॉजिटिव वर्क डन, नीचे का एरिया देगा नेगेटिव वर्क डन। ये भी एक सवाल है, ऐसा सवाल अगर आए तो बना सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एनर्जी के बारे में। एनर्जी है क्या? एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। एनर्जी है कार्य करने की क्षमता। आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता आता है वो कहां से आता है? एनर्जी से। तो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जिसे बोला जाता है एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम लोग ऐसा समझते हैं, जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब हुआ कि एनर्जी को ना तो हम लोग उत्पन्न करते हैं और ना ही एनर्जी को नष्ट करते हैं। ना तो एनर्जी जनरेट किया जा रहा है और ना तो एनर्जी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? तो हम लोग लिखते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट। एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदला जाता है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो सिर्फ क्या है कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। ये सब एनर्जी के बारे में बात है। हम लोग जो अभी एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। अभी जो हम एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं किसी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जनरली हम लोग पढ़ेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा दो तरह के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बारी बारी से हम लोग दोनों पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कहता है कि अगर किसी बॉडी में एनर्जी है, उसके वेलोसिटी के कारण, जिस बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें पहले वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी के कारण जो उसमें एनर्जी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। नाम में से लिखा हुआ गतिज ऊर्जा, गति रहेगा, मोशन रहेगा, उसके कारण जो उसके अंदर में एनर्जी है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कि इट इज डिफाइंड एज, it is defined as energy stored in a body by virtue of its motion। किसी वस्तु में उसके मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी है, उसके गति के कारण जो एनर्जी है, स्टोर को जरूरी नहीं कि स्टोर ही है पहले से, जब तक किसी बॉडी में वेलोसिटी है तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब ऐसा नहीं कि कोई बॉडी मैंने पहले ही चल लिया है और उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया था, अब थोड़ी देर बाद रुक गया, उसमें स्टोर है, ऐसा कोई बात नहीं। तो सिंपल में हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्योंकि स्टोर वाली बात तो है नहीं कि अभी हम मतलब कि एनर्जी उसमें दे दिए हैं और वो थोड़ा देर तक उसमें स्टोर है, तो जब तक उसमें वेलोसिटी है तब तक उसमें एनर्जी है, उसके वेलोसिटी के कारण। वही लिखे, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हर किसी वस्तु में उसके गति के कारण एनर्जी है, उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल हम एक बात समझाते हैं इसमें कि जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है भाई, एम मास का एक बॉडी है, तो एम मास का एक बॉडी है और इसका मान लो कि स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है। मान ले कि एम मास का एक बॉडी है, उसका इनिशियली वेलोसिटी u है, और फिर इस पर बहुत तरह का फोर्स लगा, बहुत तरह का फोर्स लगा, और उस फोर्स के कारण क्या आ गया है कि इस बॉडी में एक्सीलरेशन आ गया है। फोर्स के कारण बॉडी में एक्सीलरेशन आ गया, इस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार का फोर्स लगा, अलग अलग वेराइटी का, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु एक इंक्लाइन प्लेन पर हो, आप यहाँ पर एक वस्तु को रख दें और हम पूछते हैं कि इस पर मान लो हम बल लगा दिए 10 न्यूटन जी, 5 किलो का ये बॉडी खुद है, यहाँ पर सरफेस रफ है, म्यू का मान 0.2 है। तो अब जब एक्सीलरेशन निकालते हैं तो mg का भी एक टुकड़ा लेते हैं, mg साइन थीटा इधर, एक लेते हैं इधर फ्रिक्शन, एक फिर 10 न्यूटन का भी एक टुकड़ा इधर लेते हैं। मतलब इस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालने में इस 10 का एक टुकड़ा 10 cos थीटा, mg का एक टुकड़ा mg sin थीटा और फिर माइनस फ्रिक्शन, तब लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी बॉडी पर अगर बहुत प्रकार का फोर्स लगा रहे हैं तब उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो किसी एक फोर्स के चलते तो नहीं आ रहा होगा, उस बॉडी पर जितना ही प्रकार का फोर्स लगता होगा हर एक फोर्स का कोई एक रिजल्टेंट आता होगा। अगर किसी बॉडी पर मान लिया जाए कि 5 फोर्स लग रहा है तो पांचों फोर्स का कोई एक रिजल्टेंट तो फोर्स आता होगा, वेक्टर सम। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स के कारण बॉडी का एक्सीलरेशन डिसाइड होता है कि बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा। इसका मतलब हम ही कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर m किलोग्राम का एक बॉडी है, उसका अगर शुरू में वेलोसिटी u है और इस पर विभिन्न प्रकार का मान लिया फोर्स लगा और उस फोर्स के चलते एक ऐसा रिजल्ट सामने आया कि बॉडी में कितना आ गया एक्सीलरेशन a, और अगर ये एक्सीलरेशन कुछ देर तक इस पर रहा, मतलब जब तक फोर्स लगता रहेगा बॉडी में एक्सीलरेशन रहेगा ही, तो कुछ समय के बाद हम यह जानते हैं कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ बढ़ के हो गया होगा, मान लिया जाए कि v। शुरू में कितना वेलोसिटी था इसके पास u, फिर इस पर बहुत प्रकार का फोर्स लगा, जिसे भी हम बताएं, अभी आप देख रहे होंगे 10 न्यूटन का कुछ हिस्सा, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का हिस्सा, कुछ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इन सभी का मिला जुला असर है एक्सीलरेशन। ये कोई एक फोर्स का एक्सीलरेशन नहीं आएगा, इसमें आगे वाला फोर्स जोड़ेंगे, पीछे वाला फोर्स घटाएंगे, तब लिखेंगे बराबर मास इनटू एसी, तब जाके निकलेगा एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन निकालने में उस पार्टिकल पर लगने वाले जितने फोर्स हैं सबका भागीदारी होता है। मतलब हम एक थोड़ा सा बता दें कि जो हम एक्सीलरेशन लिखते हैं ये तो हम लिखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और बाई
मास। एक्सटर्नल फोर्स क्यों? हम न्यूटन सेकेंड लॉ में ही पढ़ते हैं कि जब तक किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स न लगाया जाए तब तक बॉडी के पोजीशन में, उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस वस्तु को छोड़ेंगे इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन इस पर बाहर से फोर्स लगा दिया है कि नहीं। एक होता है इंटरनल फोर्स जो बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर में लग रहे हैं, उसकी तो सिस्टम में एक्सीलरेशन आने वाला नहीं है। इस पर भी लगेगा कौन फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। छोड़ेंगे जैसे लगना शुरू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा एक्सीलरेशन। इसी तरह से अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। और हम तो कहते हैं कि बेहतरीन ऐसे याद करो कि ऑल एक्सटर्नल फोर्स बाय मास, जितना भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सबके चलते ना, ऑल एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑल एक्सटर्नल फोर्स बाय क्या होता है? मास। और इस कहानी को आप ऐसे समझें कि मान लिया जाए कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s। बस समझे कि मुंह से इन स्ट्रेट लाइन जैसा एक पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी दिया था या यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रहा था, उस पर बहुत सारा फोर्स लगने के कारण बॉडी में एक्सीलरेशन a आ गया। इस कारण से इस एक्सीलरेशन के कारण जब पार्टिकल कुछ देर तक चला तो उसमें आ गया वेलोसिटी अब v। तो ये बात हम लोग बहुत पहले जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और हम क्या कर रहे हैं कि हाफ m से सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ m से, हाफ m से। इस तरीका से 2 से 2 कैंसिल, और e वालाmas को हम इधर लिख लेते हैं पहले, और इसको लिखते हैं कि हाफ m v स्क्वायर और माइनस हाफ m u स्क्वायर। इस तरह से m हो गया मास, और इसी डायरेक्शन के बदले में अगर हम लिखना चाहें कि ऑल एक्सटर्नल फोर्स अब आए मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर हाफ m v स्क्वायर और माइनस हाफ m u का स्क्वायर। इस तरह से मास कैंसिल होगा, और ऑल एक्सटर्नल फोर्स इनटू दिस ये कहलाएगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और ये सभी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करते हैं, इंटरनल फोर्स के चलते कुछ होना जाना नहीं है। यह है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा के ई, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक, इसका मतलब काइनेटिक का फॉर्मूला कौन है? हाफ गुने m गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब सिंपल काइनेटिक फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ इनटू m इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इनटू m इनटू वेलोसिटी का ये काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा मेन पॉइंट हुआ कि वर्क बाय ऑल द फोर्स, वर्क बाय बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आने वाले क्लास में हम लोग आपको इसी पर ढेर सारा क्वेश्चन करके दिखाएंगे अभी क्लास में कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और थोड़ा साइड से जाने कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ m v स्क्वायर। v क्या मतलब है समझ जाने कि फाइनल वेलोसिटी, v मतलब सिंपल बोलो वेलोसिटी, हाफ m v स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी को k से लिखें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर, और 2k बराबर m v स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर v स्क्वायर। इसका मतलब 2m बराबर मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलो। इस तरह से मोमेंटम का एक फॉर्मूला आएगा 2m का रूट, जो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बार काम आएगा फिजिक्स पढ़ने के दौरान, 12th में भी बहुत बार काम आएगा। p बराबर 2m का रूट ओवर, या आप ये भी लिख सकते हैं k बराबर p स्क्वायर बाई 2m, k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। तो एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन है। छोटा मोटा सवाल हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, मोमेंटम बराबर 2m का रूट या काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m। और कुछ अच्छा सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये एक अच्छा फॉर्मूला मिल गया है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा हमने शुरुआती दौर में जब वर्क पढ़ा रहे थे
तो हर एक बार करके दिखाते हुए थे कि देखिए भाई इस बॉडी पर फलाना फलाना फोर्स काम किया है, सभी का बर्डन निकालिए। तो आप देखते थे कि जो बर्डन आता था पॉजिटिव तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता था, और बर्डन आता था नेगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी घटा हुआ रहता था। तो ऐसा हम लोग एक्सप्लेन करते ही आ रहे थे पीछे, लेकिन अब खाली इसको हम थोड़ा सा एक सरिया करके लिख दिए हैं कि बर्डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर हम बहुत सारा सवाल अभी कराना शुरू करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट पहले और देखो, जैसे एक छोटा मोटा सवाल कभी आता है सब ऑब्जेक्टिव में, जिसे अब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला होवे करता हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई। कभी कभी रहा कि यदि वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए x%, किसी बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए x%, तो अब देखो नया काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी प्लस वी का x%। हमने वेलोसिटी को बढ़ा दिया x%, पहले वेलोसिटी v था, अब कर दिया v प्लस v का x%, हमने वेलोसिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब फाइनल आ जाएगा हाफ एम, अगर v यहां से कॉमन लें तो 1 प्लस x बटा 100 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ गया हम लोग का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 1 प्लस x बटा 100 का होल स्क्वायर। तो हम ये नहीं जानना चाहते कि काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, हम जानना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ा, क्योंकि वेलोसिटी तो परसेंटेज में दिया गया है कि वेलोसिटी x% बढ़ा है। तो हम भी आपसे ही पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ा। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, बोले चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस युवा चेंज बटा ओरिजिनल मतलब शुरू वाला अगुने 100। इस तरह से परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वक्त ये सब डिस्कस किए थे कि परसेंटेज का मतलब चेंज बटा ओरिजिनल गुने 100। अब बताओ कि फाइनल कितना आया, के आई 1 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर और माइनस के आई फिर से बटा के आई और गुने यहाँ पर 100। तो के आई अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर और माइनस 1 और बटा के आई और फिर गुना 100। तो के आई से के आई कैंसिल और 1 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर, 1 प्लस x बटे 100 का बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 और फिर गुना में 100, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आ जाएगा 100, 100 यहाँ नीचे कॉमन लेके 100 से काट दो तो आएगा 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100। ये आंसर कौन में आएगा, परसेंटेज में, सही कि नहीं। यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना बढ़ा दिया जाए x%, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100%। और यदि x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी, तो x स्क्वायर तो और छोटा होगा। अगर x बहुत छोटा हो तो x स्क्वायर का क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये कहानी खत्म भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं हम लोग 2x%। अगर इसका वैल्यू बहुत क्या है, छोटा है, तो आप आंसर लिख सकते हैं 2x%। लेकिन मेन फार्मूला पे ही याद रखें कि 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100%, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हमेशा ही फार्मूला लगाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर कि वेलोसिटी मान लिया जाए कि बढ़ा दिया गया 40%, तो बताओ कितना बढ़ा काइनेटिक एनर्जी, बोले 2 गुना 40 और प्लस 40 गुने 40 और बटा 100, इतना परसेंटेज बराबर 80 प्लस 16 बराबर 96%, सही कि नहीं। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना बढ़ा दिया जाए 40%, तो कितना बढ़ जाए काइनेटिक एनर्जी हम लोग का, 96%। इस तरह से कोई भी छोटा मोटा सा आप निकाल सकते हैं। कभी कभी यही दिल रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी 96% बढ़ गया है, तो वेलोसिटी कितना बढ़ा होगा, उल्टा कर लेंगे फिर उसको, सही कि नहीं। तो अब हम लोग कुछ ऐसा सवाल कर लेते हैं जिसमें हम लोग अभी जो पढ़े कि बर्डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन
बर्डन बाई ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करेंगे हम लोग। सवाल है कि m किलोग्राम के एक ब्लॉक को छोड़ा जा रहा है h हाइट से। m किलोग्राम के ब्लॉक को छोड़ा जा रहा है h हाइट से। जब ये आकर के ग्राउंड पर टकराएगा, m मास का ब्लॉक ग्राउंड पर आकर के जब टकराएगा, हिट करेगा, उस समय आप बताएं कि इसका वेलोसिटी क्या हो। जब कोई m मास के ब्लॉक को ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया है h हाइट से, तब जाकर जब जमीन पर टकराएगा तो बताएं कि उसका वेलोसिटी क्या होगा। आप देख पा रहे हो कि इस केस में कौन सा फोर्स है जो बर्डन कर रहा है, बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स बर्डन नहीं कर रहा है। हम यह बात मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हवा नहीं है, हवा कोई रुकावट पैदा नहीं कर रही है, हवा एब्सेंट है, हवा है ही नहीं, वैक्यूम निर्वात है एकदम। तो बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं दिख रहा है जो वर्क कर रहा होगा इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने के क्रम में। और बराबर हम जानते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बर्डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा यहाँ पर mgh, क्योंकि देख रहे हैं mg कहाँ काम करेगा, नीचे, और बॉडी कितना नीचे आया h, तो लगाएंगे mg गुना h गुना cos 0 डिग्री। mg भी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, बॉडी आ भी कहाँ रहा है h नीचे की ओर, और दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री। fs cos थीटा, ये फोर्स कांस्टेंट होता है fs। यहाँ से यहाँ आने के दौरान mg का मान बदलेगा नहीं बदलेगा, यहाँ जो बल लग रहा है mg बदलने वाला है नहीं यहाँ से आने के दौरान। तो fs cos थीटा, f हुआ mg, s के जगह h और cos 0 डिग्री mgh बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब 0 वेलोसिटी से छोड़ना। इस तरह से ये तो खत्म हो गया, m से m भी कैंसिल, और 2gh बराबर आ जाएगा v स्क्वायर, और इस तरह से भी कैंसर आएगा √2gh, जो कि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही इस सब बात पढ़ चुके होते हैं कि जब किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप कराया जाए तो जो जमीन पर टकराता है तो उसका वेलोसिटी होता है √2gh। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड। यही सवाल दोबारा है कि m किलोग्राम के ब्लॉक को ड्रॉप किया गया है h हाइट से, और वो आकर के ग्राउंड पर टकराएगा, और हम कह रहे हैं कि जब ही जाकर ग्राउंड पर टकराया तो टकराया √gh से। एक्चुअल में जब एयर नहीं था तो टकराया था √2gh से, और अभी टकरा रहा √, तो √2gh से कम ना हुआ √gh, सही ना। √2gh से √gh क्या हुआ, कम हुआ। तो हम ये मान के बना रहे हैं अभी यहाँ पर क्या है, एयर है, और सवाल भी यही है कि फाइंड वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। बताओ कि एयर रेसिस्टेंस ने कितना बर्डन किया। वेलोसिटी होना चाहिए √2gh, इसकी वेलोसिटी √gh, तो हवा कुछ रोक रहा है इसको। देखते हैं कि कितना बर्डन हुआ। जब हम ही पूछ रहे हैं कि बर्डन बाय एयर रेसिस्टेंस, इसका मतलब एयर रेसिस्टेंस तो बर्डन कर ही रहा है, और ये कौन कर रहा है, ग्रेविटी। तो लिखेंगे बर्डन बाय ग्रेविटेशन प्लस बर्डन बाय एयर रेसिस्टेंस बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बर्डन बाय mg तो हो जाएगा mgh। एयर रेसिस्टेंस का बर्डन तो हमें निकालना ही है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है कि कितना काम कर रहा है, तो हम जानना चाहते हैं। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v स्क्वायर के जगह सिर्फ gh, और इनिशियल कितना होगा 0। इस तरह से आ जाएगा वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस बराबर mgh/2 mgh और माइनस mgh बराबर माइनस mgh/2 माइनस mgh बराबर माइनस mgh/2।
अगला सवाल देखिए, मान लें कि एक m मास के ब्लॉक को आपने वेलोसिटी दे दिया u, एक रुखड़ा सतह पर। जब वेलोसिटी दिए तो कुछ दूर चलने के बाद क्या हुआ कि m मास का ब्लॉक रुक गया। m मास के ब्लॉक को हमने कितना वेलोसिटी दिया u, और तब पता चला कि जब रुखड़ा सतह पर हम u वेलोसिटी दे रहे हैं तो रगड़ाते 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 कुछ दूर चलने के बाद रुक गया। बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का मान क्या है, कितना दूर चलने के बाद ही रुक जाएगा। इस केस में इस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे, बोले ग्रेविटेशन लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, सही कि नहीं। जैसे हम मास का ब्लॉक देखेंगे बोलेंगे ग्रेविटेशन लग रहा होगा, क्योंकि बॉडी जमीन से कांटेक्ट में है तो नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रहा होगा, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन और नॉर्मल इस कहानी में कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर, और बॉडी का डिस्टेंस कहाँ है, सामने। तो जब बॉडी जा रहा है आगे और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे और नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी 90 डिग्री और ग्रेविटेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी 90 डिग्री। ये दोनों फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब कोई काम करेगा तो बचा बर्डन बाय फ्रिक्शन। तो बर्डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन, म्यू एन, म्यू एन। तो म्यू है, एन बराबर कितना होगा यहाँ एम जी, तो म्यू एन हो गया फ्रिक्शन फोर्स। और चला है कितना ही एस, यहाँ पर लिखाएगा cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन तो पीछे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, पीछे। जब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पीछे लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा mg और यहाँ हो जाएगा नॉर्मल। तो mg और नॉर्मल कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस से 90 डिग्री पर है और फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है और डिस्टेंस है आगे। cos 180 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान 0 और इनिशियल का हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। इस तरह से म्यू एम जी एस और माइनस 180 cos 180 के बदले -1 बराबर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इतना दूर चलने के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बहुत सारा सवाल है, हर एक सवाल करते चलेंगे। एक सवाल है कि एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और यहां है एक रखा हुआ एक स्प्रिंग जो भी अपने नेचुरल लेंथ में है। ये स्प्रिंग क्या है, अपने नेचुरल लेंथ में, और एक m मास का ब्लॉक को हमने यहां से वेलोसिटी दे दिया है v। m मास के ब्लॉक को हमने दे दिया उधर से वेलोसिटी v। अब ये v वेलोसिटी से जाएगा 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 और स्प्रिंग से टकराएगा और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं, हम ही पूछ सकते हैं आपसे कि उस समय स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ होगा जिस समय इसका वेलोसिटी v से घटकर v/2 हो गया है। ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि उस समय स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ होगा, कितना दबा होगा जिस समय इसका वेलोसिटी v से घट करके v/2 हो गया, v/3 हो गया, या फिर भी पूछ सकते हैं कि 0 हो गया। क्या हो गया, तो जिस समय इसका वेलोसिटी टकराने के बाद दबते 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 0 पर आया होगा, हम उसको बोल सकते हैं कि उस समय स्प्रिंग सबसे ज्यादा दबा होगा। तो हम बस यही पूछ रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग। क्या बताओ कि स्प्रिंग में सबसे ज्यादा कंप्रेशन कितना होगा, स्प्रिंग सबसे ज्यादा कितना दबेगा। मतलब समझो घुरा फिरा के हम वही पूछे
कि कितना स्प्रिंग दबेगा उस समय जिस समय इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि मैक्सिमम तो तभी ना स्प्रिंग दबेगा जब ये टकराएगा और टकराते टकराते वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। जिस समय इसका वेलोसिटी टकराते टकराते v/2 होगा उस समय तो मैक्सिमम नहीं दबा होगा। अब यार दबना है क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब उसके बाद स्प्रिंग दबेगा, इसका मतलब पक्का है कि वेलोसिटी क्या हो गया उस ब्लॉक का, 0 हो गया होगा। सही कि नहीं? तो हम लोग यह मान लेते हैं कि मान लो कि स्प्रिंग कितना दबा, x, और ये बात पक्का समझो कि यहां पर आने के बाद उस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया होगा, 0। ये तो आप खुद समझ सकते हैं, है कि नहीं? और देखते हैं कि कितना ये स्प्रिंग मैक्सिमम दबा है। हम मान लिए हैं कि माना कि x दबा है मैक्सिमम। मैक्सिमम इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 0, इसका मतलब मैक्सिमम ही है। तो इस दौरान कौन कौन काम कर रहा है समझते चलना। ऐसे तुम कह सकते हैं कि बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक कौन लग रहा है, नॉर्मल। सही कि नहीं? सोचते चलो, इस मास के ब्लॉक पर एक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे mg, लेकिन ब्लॉक कहाँ जा रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशन कोई काम नहीं करेगा। एक तो ब्लॉक ग्राउंड जिस सतह पर रखा हुआ है उसको देगा एक नॉर्मल, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर और बॉडी जा रहा है आगे, ये नॉर्मली कोई काम नहीं करेगा। तो काम करेगा कौन, है कि नहीं? तो हम बोल रहे हैं कि काम करेगा स्प्रिंग। काम कौन करेगा, स्प्रिंग। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना दबेगा, x, तो बर्डन बाय स्प्रिंग आप जानते हैं -12kx²। ये तो वर्क पढ़ने के दौरान हो चुका था कि जब कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस हो रहा है तो उस दौरान स्प्रिंग ने कितना काम किया, -12kx²। जब कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होता है या इलोंगेट होता है नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग काम करता है -12kx²। एक बात और हम समझदारी वाला बता रहे हैं थोड़ा। एक तो आप समझ ही लिए कि इस पर एक mg फोर्स नीचे लगता होगा और इधर डिस्प्लेसमेंट, ये कोई काम किया नहीं। नॉर्मल ऊपर लगता होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट, इसने कोई काम किया नहीं। एक समझदारी वाला बात यह है कि जब ये ब्लॉक जाकर के इस स्प्रिंग में टकराएगा तो फिर एक कांटेक्ट बनेगा स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में। जनरली फिर कोई ध्यान देता होता नहीं है, लेकिन भी समझने वाली बात है कि जब भी एम मास का ब्लॉक इस स्प्रिंग में जाकर टकराएगा तो पहले तो स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट आएगा। जैसे स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट बनेगा, आप सोचिए यहाँ पर थोड़ा सा कि जैसे स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट बनेगा, इधर है स्प्रिंग, इधर से आया ब्लॉक, जैसे यहाँ पर एक कांटेक्ट बनेगा तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा होता है पुश वाला। तो इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल इधर लगता होगा और स्प्रिंग पर भी एक नॉर्मल इधर लगता होगा ड्यू टू कांटेक्ट, ड्यू टू कांटेक्ट। लेकिन इन दोनों नॉर्मल के चलते कोई बगडन नहीं होगा, मैंने बगडन तो इसके चलते भी होगा और इसके चलते, लेकिन नेट बगडन 0 आएगा क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ब्लॉक और स्प्रिंग का वो धीरे धीरे यहाँ आएगा। जब भी ब्लॉक इस स्प्रिंग में कांटेक्ट होगा तो जो कांटेक्ट पॉइंट धीरे धीरे इधर न चढ़ेगा, सही कि नहीं? तो पॉइंट धीरे धीरे इधर की ओर चढ़ेगा। जब इधर चढ़ेगा पॉइंट तो ई नॉर्मल का लिखाएगा n x cos 0 और ई नॉर्मल का लिखाएगा n x cos x/c, और रिजल्टेंट देखा जाए तो दोनों नॉर्मल मिल करके कोई काम करेंगे नहीं। अगर प्रश्न इसके बारे में पूछा जाए तो काम कर रहा है, प्रश्न इसके बारे में पूछा जाए तो काम कर रहा है n x cos 0 n x cos x, लेकिन देखा जाए तो रिजल्टेंट दोनों मिलके कोई काम नहीं करेंगे। एक पॉजिटिव बटन देंगे और एक नेगेटिव और सेम वैल्यू। इससे सिर्फ कौन काम किया, स्प्रिंग। फ्रिक्शन तो है नहीं, नीचे लिखा हुआ स्मूथ सरफेस, सही कि नहीं? बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो -12kx² बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान 0 आएगा क्योंकि अंतिम इसको रुकना ही पड़ेगा, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। इस तरह से माइनस माइनस और हाफ कैंसिल हो जाएगा, kx² बराबर आएगा mv², x² बराबर आएगा mv² बाई k, तो x बराबर आ जाएगा v√m/k। इतना स्प्रिंग दबने के बाद वो ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन कंप्रेशन है। ये क्या स्प्रिंग का
मैक्सिमम कंप्रेशन।